हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे 2022 के पीवाईक्यूज फ्रॉम द एग्जाम आईआईटी आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपके आईसर कॉलेजेस के एडमिशन के लिए यहाँ पे लिया जाता है। आपने अगर इसके पहले के डिस्कशंस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। 23, 24 एंड 25 है ना, इन तीनों ईयर्स के भी हमने पीवाईक्यूज आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। एंड आपको लेवल का आइडिया अच्छा लग चुका होगा कि मैथमेटिक्स का जो आपका सेक्शन है वो काफी डुएबल होता है, काफी स्कोरिंग होता है। दैट इज वेयर यू नीड टू बेसिकली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि आपका ये जो पर्टिकुलर पेपर है ना, ये नीट के बच्चे, जेई के बच्चे सभी यहाँ पर दे सकते हैं। एंड इसके अंदर जो बायो का सेक्शन आता है वो वैसे भी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट होने वाला है। सो वॉट एवर वी आर बेसिकली गोइंग टू स्कोर विल बी फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो मैथ्स का यहाँ पर स्कोरिंग जितना आपका हाई रहेगा उतने आपके चांसेस बनते हैं एक अच्छी रैंक लाने के। सो मैथ्स के ऊपर अच्छे से फोकस करो। एंड आपके यहाँ पे बायो के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर आपको एक ओवरऑल आइडिया चाहिए देन अगेन द टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। आपकी जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर आईआईटी की एंड नेस्ट की, ये क्विजर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ना। इसको जाके आप अगर अटेम्प्ट करते हैं 30 टेस्ट आपके लिए यहाँ पर जो है ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए हैं। एंड यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया कि यार हम किस तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि एक अच्छा रैंक हम इस एग्जाम में निकाल पाएं। सो डिफिकल्टी इज नॉट थ्रू क्वेश्चंस बट मे बी थ्रू टाइम मैनेजमेंट एंड जिस तरह से आप यहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है ना, उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर आपकी रैंक ज़्यादा डिपेंड करने वाली है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको हम एक एक करके अभी देखना स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस 2022 के पीवाईक्यूज। आपका जो सबसे पहला सवाल हम करना चाहते हैं, इट इज दिस क्वेश्चन, जो आपके प्रोबेबिलिटी का एकदम ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। रैंडमली चोजन कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज गिवन टू बी अ ब्लैक कार्ड। अब इन्होंने अगर पहले से हमें दे दिया कि यार हम जिस कार्ड की बात कर रहे हैं वो एक ब्लैक कार्ड है, मतलब आपके पास यहाँ पे 52 कार्ड्स, एक्चुअली इसका मतलब बचे ही नहीं है, हमारे पास में केवल 26 कार्ड्स ही हैं जो ब्लैक हैं, है ना। तो 13 कार्ड्स आपके स्पेड होंगे एंड 13 कार्ड्स आपके क्लब वाले होने वाले हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर अ फेस कार्ड और अ स्पेड। फेस कार्ड हुआ तो भी चलेगा या फिर स्पेड हुआ तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो स्पेड आपके पास में है कितने, है ना, स्पेड अगर आप नोटिस करते हैं तो आपके पास में टोटल 13 स्पेड्स होने वाले हैं। लेकिन 13 जो आपके उसमें स्पेड्स होने वाले हैं उसके अंदर 10 कार्ड्स तो आपके नॉर्मल कार्ड्स हैं एंड 3 कार्ड्स आपके एक्चुअली फेस कार्ड्स हैं, ठीक है ना। इस तरह के आपके यहाँ पे स्पेड का काउंट होने वाला है। लेकिन हमें और क्या यहाँ पे चल जाएगा, हमें यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो फेस कार्ड्स भी यहाँ पे चल जाएंगे। अब फेस कार्ड्स ऑलरेडी 3 आप कहाँ पे काउंट कर चुके हो, स्पेड के साथ में काउंट कर चुके हो, मतलब आपको यहाँ पे फर्दर अगर अलाउड है तो वो क्या अलाउड है, क्लब वाला जो डेक है उसमें से जो आपके यहाँ पे 3 फेस कार्ड्स हैं वो आपको अलाउड है, ठीक है ना। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके इसमें टोटल 16 ऐसे कार्ड्स हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। एंड टोटल आपके इसमें यहाँ पे 26 कार्ड्स हैं, राइट। सो प्रोबेबिलिटी का आंसर यहाँ पे कैसे निकल कर आ जाएगा, आपके जो यहाँ पे टोटल है ना, वो कितने आ गए हैं, 16 आपके फेवरेबल केसेस आ गए हैं, 26, 13 प्लस 13 आपके जो ब्लैक कार्ड्स हैं, है ना, वो आपके टोटल वैल्यूज आ गए हैं। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 8/13 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बन जाता है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल काउंटिंग करेंगे, है ना, अगर आप यूनियन के आइडिया को यहाँ पर लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से वो इंटरसेक्शन वाला जो सेक्शन है उसको हटाना पड़ता है। कि हमने यहाँ पे स्पेड की काउंटिंग कर ली कि वो 13 है, हमने यहाँ पे है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेड्स काउंट कर लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेस कार्ड्स काउंट कर लिए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हटाने पड़ेंगे आपको, जो बेसिकली स्पेड भी है एंड देन फेस कार्ड भी है, ठीक है ना। तो या तो आप इस फॉर्मूले से अपना काउंटिंग कंप्लीट करोगे या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग अवॉइड करते हुए ही यहाँ पर अपना काम कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों से ही आपका न्यूमरेटर क्या बनना चाहिए, 16 के बराबर आपका न्यूमरेटर बनना चाहिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम स्टैंडर्ड सवाल है, जहां पे हम जानते हैं कि हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं ओमेगा को लेकर। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आई गेस क्लियरली दिख रहा है कि x² + x + 1 = 0 जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स आपके यहाँ पर ओमेगा है, मतलब ये आपके कैसे हैं, इमेजिनरी वाले वैल्यूज हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इमेजिनरी वैल्यूज हैं, मतलब आपके ओमेगा की पावर 3 का वैल्यू 1 आता है, ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड 1 + ओमेगा भी हमारे यहाँ पे 0 आता है। ये रिजल्ट भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज होने वाला है। एंड जो यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न है इसके अंदर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हर एक ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके इसमें यहाँ पे जो अलग अलग ब्रैकेट्स आने वाले हैं उनको अगर आप यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करो, सो आप यहाँ पे 3-3 के ग्रुपिंग बनाना प्रेफर करते हो, राइट। वाई, बिकॉज ओमेगा³ = 1। सो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं कि हमारे ब्रैकेट्स क्या क्या बन सकते हैं, तो 1 + 1/ω एक ब्रैकेट अगर है, ओमेगा² + 1/ω² अगर ब्रैकेट है, उसके बाद में ओमेगा³ + 1/ω³ एक ब्रैकेट है, देन इट मीन्स कि आपका जो ओमेगा की पावर 4 + 1/ω4 ब्रैकेट होगा वो एक्चुअली फर्स्ट ब्रैकेट के साथ मैच करेगा एग्जैक्टली, क्योंकि ओमेगा³ की जगह में 1 लिख सकता हूं, ठीक है ना। सो यहां से ओमेगा³ अलग करके 1 लिख दो तो ओमेगा बचेगा, यहां पर भी ओमेगा बचेगा, राइट। वैसे ही आपका जो ओमेगा² + 1/,
जो आपको ओमेगा की पावर 5, जो आपका ओमेगा की पावर 5 प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 5 वाला ब्रैकेट वो एक्जैक्टली इसके साथ में मैच करेगा, एंड ओमेगा की पावर 6 प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 6 वाला ब्रैकेट इसके साथ में मैच करेगा, ठीक है ना। मतलब मैं अगर यहाँ पे पहले 3 ब्रैकेट्स का जो आंसर है उसको अगर कैलकुलेट कर लेता हूं तो वही सेम आगे लेयर्स में हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, एंड ऐसा करते करते हम यहाँ पे जो लास्ट लेयर मिलने वाली है उसके अंदर हम 99 पे जाके एंड करेंगे, राइट। लेकिन आपको जाना कहां तक है, आपको यहाँ पे 100 तक जाना है। सो वो किसके साथ में मैच करेगा, 100 जो है वो आपके फर्स्ट एलिमेंट के साथ में मैच करने वाला है। यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, दूसरा ब्रैकेट आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे बीच में बहुत सारे आपके यहाँ पे ब्रैकेट्स तलचे जा रहे हैं, एंड 100 वाला ब्रैकेट यहाँ पे कहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, बिकॉज 99 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और ऐसे कितने लेयर्स मतलब आप यहाँ पे इंक्लूड करके चलोगे, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, ऐसे 33 लेयर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आपने यहाँ पे 99 को बेसिकली 3-3-3 के ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। सो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास में कितने लेयर्स है, 33 लेयर्स है। हर एक लेयर का वैल्यू कितना है वो बस कैलकुलेट करने की देरी है, तो वो करना आसान होता है हमारे लिए, है ना। कैसे करेंगे, जो पहला वाला आपका यहाँ पर नंबर है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ओमेगा स्क्वायर ऊपर और ओमेगा स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपके इसमें ओमेगा क्यूब बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1, एंड अब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका -1 के बराबर हो जाएगा। मतलब दिस ब्रैकेट बेसिकली बिकम्स इक्वल टू -1। यहां पर भी सिमिलर काम कर सकते हैं हम, यहां पे ओमेगा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो नीचे आपका जो ओमेगा क्यूब है वो 1 हो जाएगा, एंड जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू -1, राइट। सो ये आपका -1 बनता है, राइट। एंड वैसे ही ओमेगा क्यूब तो देखो आपका 1 होता ही है, तो ये 1 और 1 मिलके आपको 2 देने वाला है, राइट। सो ये हो जाता है आपका 2 के बराबर। मतलब जो एक लेयर आपने यहाँ पे क्रिएट करी है ना, फर्स्ट लेयर, उसका वैल्यू आपको 2 मिला है, अगली लेयर का भी 2 मिलेगा, ऐसे आपके इसमें टोटल 33 लेयर्स हैं जिनमें सभी की वैल्यू 2 के बराबर आने वाली है, और इन सब वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सो 2⁻33 आपका वैल्यू बनता है। लेकिन एक ब्रैकेट अभी और बचा है जो किसके बराबर है, -1 के ही बराबर है, तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -2⁻33 आंसर यहाँ पे फाइनली निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वैसे मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है ताकि उन बच्चों को समझ में आए जिनके कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ी सी यहाँ पर नॉलेज गैप्स हैं या फिर कुछ कमी है, लेकिन जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारे आइडियाज पता हैं वो इस क्वेश्चन को थोड़ा ओरली भी कर सकते हैं, काफी जल्दी आप यहाँ पे इस ए ऑप्शन तक पहुंच सकते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल डिडक्शन है वो आपको यहाँ पर सोचना होगा कि क्या है एग्जैक्टली। इन्होंने दिया है f(x) जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इतना आपको यहाँ पर गारंटीड है कि यार ये है तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना, राइट। एंड सपोज दीज आर द डेटा पॉइंट जो हमारे पास में है कि फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0 है, डेरिवेटिव का वैल्यू 0 पे 1 है, एंड डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 पे 4 के बराबर है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इन्होंने पकड़ा रखी है हमें यहाँ पे, वो क्या है कि यार अगर मैं इस फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव करूं या फिर मैं फिफ्थ डेरिवेटिव करूं, दोनों एग्जैक्टली सेम है। ट्रिपल डेरिवेटिव करने पे और फिफ्थ डेरिवेटिव करने पे आपके पास में यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन में इक्वल वैल्यू कैसे आ सकती है, इसके बारे में आपको सोचना होगा। क्योंकि आप ये सोचोगे जैसे ये लेट से आपका 10th डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेट से आपका 10th डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो अगर आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना, सो 10th डिग्री से आपको क्या मिल जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करके 9th डिग्री मिल जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करके 8 डिग्री मिलेगा, 3 बार डिफरेंशिएट करके 7 डिग्री पॉलिनोमियल आपके पास में आएगा। मतलब LHS में लिखा हुआ होना चाहिए 7 डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 7 के बाद में आपने उसको 6 डिग्री एंड देन 5 डिग्री बना दिया है, तो यार कोई भी 7 डिग्री पॉलिनोमियल 5 डिग्री पॉलिनोमियल के बराबर तो नहीं हो सकता। ये आपको सोचना था इस क्वेश्चन में कि यार ये तो प्रॉब्लम है ना। और इस प्रॉब्लम के बारे में अगर हम यहाँ पे सोचें, लेकिन तब भी इन्होंने अगर डेटा दिया हुआ है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, दैट इज व्हाट इज द इनिशियल डिडक्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कि कैसे हो सकता है कि पॉलिनोमियल में हम ये बात बोल पा रहे हैं, तो ये तभी हो सकता है जब आपके पास में ऑलरेडी ट्रिपल डेरिवेटिव पे ही 0 क्रिएट हो जाए। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव पे आपके यहाँ पे डिफरेंशिएट करते करते 0 क्रिएट हो चुका है तो फोर्थ डेरिवेटिव भी 0 ही होगा एंड फिफ्थ डेरिवेटिव भी आपका 0 होगा। दैट इज द लोकेशन जहां पर आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों फिर आपके बराबर ही हो जाएंगे। एंड अगर ट्रिपल डेरिवेटिव आपका 0 हो रहा है देन दैट पॉलिनोमियल फंक्शन हैज टू बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये यहां पर आपका डिडक्शन है। आपका जो यहाँ पे fx फंक्शन है वो अगर एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक है तो इसका अगर आप देखते हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा, तो एक लीनियर आएगा विच विल बी 2ax प्लस b। अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं तो वो आपका एक लीनियर फंक्शन आएगा एंड ट्रिपल सेकंड डेरिवेटिव आपका एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा। एंड जो आपका ट्रिपल डेरिवेटिव होगा वो इस वजह से क्या हो चुका होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो चुका होगा।
अब एक बार अगर ट्रिपल डेरिवेटिव आपका जीरो हो चुका है तो फोर्थ डेरिवेटिव भी जीरो है, फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो है। सो दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एक्चुअली सेटिस्फाइज दैट कंडीशन। क्यूबिक भी अगर आप देखोगे तो अलाउ नहीं है, क्योंकि क्यूबिक के केस में यहां पर आपके उसमें फिर क्या होगा, इस लेयर पे एक कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट होगी एंड देन आगे चल के जीरो क्रिएट होगा। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो ये होना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो एवरी टाइम इफ यू वांट दिस कंडीशन टू बी ट्रू तो आपको पॉलिनोमियल मतलब एक क्वाड्रेटिक ही लेना पड़ेगा, राइट। सो अब यहां पे सेंस बनाती है ना ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें 3 डेटा पॉइंट्स इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि आपको ए बी सी 3 इनपुट्स अब यहां पे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। 3 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। सो आपके पास में यहाँ पे जो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू है वो कितना निकल कर आता है, सी के बराबर निकल कर आता है, जो जीरो के बराबर दिया है, तो सी का वैल्यू मतलब आपका जीरो है, राइट। फिर अगर मैं देखता हूं कि मेरे पास में जो डेरिवेटिव का वैल्यू है जीरो पे वो कितना है, सो एफ डैश एक्स, आप यहां पे देखो एफ डैश वाला एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके अंदर अगर मैं जीरो डालता हूं तो मुझे बी मिलता है, और ये वैल्यू कितना दे रखा है उन्होंने 1 के बराबर दिया हुआ है, मतलब बी का वैल्यू 1 यहां से कंफर्म हो जाएगा। एंड जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, जीरो पे, अगेन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 4 के बराबर है, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप देखते हो तो जीरो डाल के बनेगा कितना, 2a के ही बराबर बनेगा, और ये अगर 4 के बराबर है मतलब a का वैल्यू एक्चुअली आपका 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से हम यहाँ पे एबीसी पता चल चुके हैं, मतलब हम यहाँ पे एक्चुअल एफएक्स के ऊपर अब यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि आपका जो एफएक्स फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2 निकला है ना, सो 2x स्क्वायर, एंड देन b का वैल्यू आपका 1 निकला है तो x, एंड c का वैल्यू आपका 0 निकला है। सो दिस इज द फंक्शन जो हमें यहाँ पे चाहिए था। अब आपको अगर फंक्शन पता चल गया तो एफ ऑफ फाई निकालना मुश्किल काम नहीं है। आपका एफ ऑफ फाई कितना होने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ 25 एंड प्लस 5 विच इज इक्वल टू 55, राइट। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, 55 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लेट S be the set of all unit vectors in the xy plane, then the set S has how many elements? अब हमें तो पता ही है यार, यहाँ पे आपके यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो लेंथ में भले ही आपके यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज करोगे तो आपका वेक्टर चेंज हो गया है। तो आप तो किसी भी डायरेक्शन में अपने वेक्टर को क्योंकि रख सकते हो, तो ऐसे तो आपके इसमें इनफाइनेटली मेनी वेक्टर्स बन जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में वो केवल यही चेक कर रहे हैं कि आपका जो बेस नॉलेज है वेक्टर्स का वो यहाँ पे सही है नहीं है ना। बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहे हैं आपसे, दे जस्ट वांट टू टेस्ट कि यार आपका बेसिक यहाँ पे सही है कि नहीं, कि भाई यूनिट वेक्टर में कहीं बच्चे हर बार यहाँ पे आई कैप जे कैप ही तो नहीं सोच रहे हैं, है ना। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यूनिट वेक्टर बोला मतलब आई कैप जे कैप, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो बच्चे यहाँ पर फिर 2 एलिमेंट्स यहाँ पर मार्क करने की कोशिश करें, राइट। सो वैसा यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से टेस्टिंग चल रहा है आपका, बट अदरवाइज हम अगर यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली क्लियर है कि यार जैसे जैसे मैं यहाँ पर अपने वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करूंगा इट विल बी न्यू वेक्टर, एंड आई कैन बेसिकली कीप माय 1 यूनिट लेंथ का वेक्टर इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस, एंड आई हैव इनफाइनेटली पॉसिबल डायरेक्शंस अवेलेबल विथ मी। तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स भी इस सेट के अंदर आ जाएंगे। सो दिस क्वेश्चन डज नॉट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन एज सच, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या हो रहा है। अ लैब रिपोर्टेड दैट द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन द ईयर 2020 was 14.9 degrees and predicts that the global average temperature will increase at the rate of 1% per year. What will be the global average temperature in the year 2035? Now this particular question, if you realize, is a very similar question जो हम यहाँ पे बैंकिंग वाले क्वेश्चंस में कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेसिकली सोचते हैं, राइट। कि हर साल मुझे अगर इतना इंटरेस्ट मिलते जा रहा है ऑन वॉट एवर अमाउंट इज प्रेजेंट इन बैंक, तो आपके यहाँ पर जो है 10 साल बाद 15 साल बाद कितना पैसा आपके बैंक में आ जाएगा, है ना। वो हम यहाँ पे जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं वही यहाँ पर बात आपकी चल रही है, ठीक है ना। सो आपको वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि आपने इनिशियली प्रिंसिपल कितना यूज किया था, तो हमने यहाँ पे इनिशियल डेटा जो देखा वो था कि 14.9 है हमारे यहाँ पे ग्लोबल एवरेज, राइट। फिर हर साल क्योंकि 1% का इंक्रीमेंट होने वाला है, सो 1 + 1/100, ठीक है ना। ये क्या है, 1% का वैल्यू है। 1% मतलब क्या होता है, 1% मतलब 1/100, ऑलराइट। लेकिन ऐसा कितने साल तक होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे 2020 से अपना जो है रिकॉर्ड देखना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर 2035, मतलब यहाँ पे आप टोटल कितने 15 साल बेसिकली आगे जाना चाहते हो, ठीक है ना। सो 15 साल आप आगे जाना चाहते हो तो यहाँ पे पावर में आपका 15 आ जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम वॉट एवर इज योर टेम्परेचर उसके ऊपर 1% का आपके यहाँ पे ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो कंपाउंडिंग वाला यहाँ पर थॉट लगेगा, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट अ प्रीटी कैलकुलेशन, तो आपके उसमें यहाँ पर जो वर्चुअल कैलकुलेटर होगा, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होगा, उसकी मदद से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी भी अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल अपने कैलकुलेटर में ही ये वैल्यू डाल के कैलकुलेशंस करनी होंगी, राइट। सो इसकी कैलकुलेशन करने पर आपके उसमें यहाँ पे ए आंसर आता है विच इज 17.298, जो हम ऑब्वियसली अपने हाथों से कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। वी वांट टू कैलकुलेट इट यूजिंग कैलकुलेटर, जो वर्चुअल कैलकुलेटर जो आपको अवेलेबल होगा, ठीक है।
डन। तो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 5, है ना। बट ये फॉर्मूला लेकिन पता होना चाहिए तभी, एंड ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि व्हाट दे आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग अस इज टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ एवरी ईयर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपका, रिलेशंस का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां पर देखो फिर से पूछा गया है। 2x2 आपके इसमें मेट्रिसेस हैं, एंड हम यहां पे एक रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर A, B कुछ मेट्रिसेस हो सकती हैं। अब ये मेट्रिसेस इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर कब हो पाएंगी, जब वो कम्यूट करे, मतलब A इंटू बी शुड बी सेम एज B इंटू ए। अगर मैं ये चीज नोटिस कर पा रहा हूं कि ये दोनों मेट्रिसेस इस तरह का रिलेशन शो करती हैं, तो मैं यहां पे इनको अपने रिलेशन के अंदर रखूंगा, A, B को रखूंगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे तीनों का चेक करने का यहाँ पे तरीका क्या होता है, रिफ्लेक्सिवली हम यहाँ पर कहते हैं कि देखो आपको देखना पड़ेगा कि खुद के साथ में ये कम्यूट करेगा कि नहीं करेगा। मतलब A, जैसा कोई भी मैट्रिक्स इसके अंदर लाई करेगा, सेट के अंदर ये एलिमेंट लाई करेगा कि नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे A इंटू बी कर लो चाहे B इंटू ए कर लो, वॉट यू आर गेटिंग इज A स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। सो A स्क्वायर तो A स्क्वायर के बराबर होगा ही ना, राइट। आपने क्योंकि B की जगह भी A ही लेकर रखा है, सो A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पर ये होना ही चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि सिमेट्रिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यहां पर उसको भी ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में हम क्या बोलते हैं कि इफ you are already looking at a value which is A, B which is present in the set, R रिलेशन में अगर आपको ऑलरेडी ये एलिमेंट नजर आ रहा है A, B, तो हम देखते हैं कि B, A भी होगा या नहीं होगा। अदरवाइज हम यहां पे B, A को सर्च करना शुरू थोड़ी ना करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये खुद बोल रहा है कि हमारे पास में A, B है, या फिर हम ऑलरेडी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि यार A, B एलिमेंट ऑलरेडी रिलेशन के अंदर लिखा हुआ है, तो हम किस बात की गारंटी ले रहे हैं, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि ए बी और बी ए आपस में बराबर है, मतलब ये कम्यूट करेंगे। तो क्या बी और ए लेने पर भी कम्यूट करना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल है ना। आप यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे वो बी इंटू ए हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड लिखोगे वो ए इंटू बी हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, राइट। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इक्वल। सो ये आपका सिमेट्रिक भी होने ही वाला है, राइट। अगर ए बी इसके अंदर लाए करता है तो बी ए तो लाए करेगा ही करेगा, राइट। लेकिन ट्रांजिटिव में ऑब्वियसली हम यहाँ पे काफी इजी एग्जांपल के साथ में बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव में दिक्कत है ना। जहां तक रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की बात है वहां तक तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन ट्रांजिटिव में ऑब्वियस इश्यूज हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रांजिटिव में देखते हैं कि मेरे पास में क्या A, I मतलब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो, A, I जैसा वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। A, I जैसा वैल्यू इसके अंदर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि A इंटू I इंटू ए हमेशा A के बराबर ही होता है, राइट। सो दिस कंडीशन डेफिनेटली विल बी सीन इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। वैसे ही क्या I, B भी इसके अंदर हमेशा ही होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। I, B नाम का जो एलिमेंट है वो भी इसके अंदर हमेशा ही होगा, क्योंकि I इंटू बी और B इंटू आई भी यहाँ पे हमेशा सेम होगा। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हमेशा ही आपको A, B वाला एलिमेंट भी नजर आएगा? हमेशा गारंटीड नहीं है ना। क्या हर A और B मैट्रिक्स के लिए गारंटीड है कि A, B होगा ही होगा? नहीं है। ये तभी हो पाएगा जब A, B और B आपस में बराबर हो, लेकिन हर बार A, B और B बराबर थोड़ी ना होते। यही तो मैट्रिसेस के अंदर बड़ी दिक्कत है कि आपको कम्यूट करने वाले मैट्रिसेस के कॉम्बिनेशन बड़े इजीली नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। मोस्टली तो कम्यूट नहीं ही कर रहे होते हैं आपके मैट्रिसेस, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट इशू आप यहां पे जानते हैं कि ट्रांजिटिव नेचर आपका फेल होगा। आई डोंट हैव टू टेक एनी पर्टिकुलर एग्जांपल ऑल्सो, वी नो कि यार यहाँ पे हर बार ट्रू होगा, क्योंकि कंडीशन ही आपके यहाँ पे मैट्रिसेस में हमें पता है कि कम्यूटेटिव नेचर यहाँ पे इजीली नहीं आ पाता है, राइट। सो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक की तो गारंटी है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव नेचर हम नहीं ले पाएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, एंड लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगेन इसके अंदर क्या है, आपको क्वेश्चन को समझ के जो आपका इन्फरेंस है वो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन कैलकुलेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि वो पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन में भी हुआ था, ठीक है ना। ये जो आपका सवाल था इसके अंदर भी पहले तो हमने इन्फरेंस ड्रॉ किया कि यार ये जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से पहले तो ये मानना पड़ेगा आपको कि हाँ ये क्वाड्रेटिक वाला थॉट इंपॉर्टेंट है, फिर ही आप यहाँ पे आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो, राइट। वैसे इस क्वेश्चन में भी हो रहा है, ये भी ऑन द सिमिलर लाइंस है। फॉर अ नेचुरल नंबर n, let Cn be the curve in the xy plane given by y equal to x की पावर n। n की वैल्यू आप यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हो, नेचुरल नंबर में मतलब 1 2 3 है ना, इस तरह से आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज कितनी भी बड़ी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट an denote the area of the region bounded between Cn and Cn+1, Cn और Cn+1, then the largest value of an is equal to what। तो यहां पर पहली बात ये रियलाइज करो कि आपके इसमें जब भी y is equal to
x की पावर समथिंग प्लॉट हो रहा है और आप यहाँ पे पावर में नेचुरल नंबर्स लेना चाहते हैं, तो आपके इसमें c1 मतलब क्या होगा, c1 मतलब y इक्वल टू एक्स होगा, c2 मतलब क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, c3 मतलब क्या होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, c4 मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 होगा। इस तरह से आपके इसमें यहाँ पे सारे कर्व्स आने वाले हैं, राइट। सो जब आप इन सभी कर्व्स को प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो ये आपको रियलाइज करना है कि यार सबसे ज्यादा एरिया कहाँ मुझे दिखने वाला है, सबसे ज्यादा एरिया मुझे कहाँ दिखने वाला है। देखो यहाँ पर आपके पास में जो y इक्वल टू एक्स है वो तो एक सीधी लाइन है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे तो हम में से किसी को भी शक नहीं है कि ये कैसे बनने वाली है, y इक्वल टू एक्स तो ऐसे ही बनने वाली है, राइट। मतलब C1 तो हम यहाँ पे बहुत क्लियरली जानते हैं कि ऐसे ही होगा, राइट। अब जब मैं यहाँ पे C2 ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लॉट करना है, विच इज ऑल्सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। एक्स स्क्वायर भी हम प्लॉट कर ही लेंगे एंड आई एम इंटरेस्टेड ओनली फ्रॉम 0 से लेके 1 एंड एवरी कर्व आप n की चाहे जो वैल्यू ले लो 0 0 सेटिस्फाई हमेशा करेगा, मतलब हर एक कर्व यहाँ पर जो है ओरिजिन से पास हो रहा है एंड 1 1 भी हमेशा सेटिस्फाई करेगा, 1 1 भी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं है ना, इनसे तो सारे के सारे कर्व्स पास होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो आपके यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो भी यहाँ से पास होगा। सो एक्स स्क्वायर का अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो ऐसे कुछ हम बनाने वाले हैं, है ना, पैराबोला बनेगा आपका, राइट। लेकिन अब एक्स क्यूब वाला जो आपका सेक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक फ्रैक्शन की पावर बढ़ाते जा रहे हो, 0 से लेके 1 के बीच में जो एक्स है वो एक फ्रैक्शन है, तो जब आप पावर बढ़ाओगे तो आपके इसमें यहाँ पर क्या होगा, छोटा वैल्यू क्रिएट होगा, मतलब जो एक्स क्यूब होगा वो और नीचे आएगा, एक्स क्यूब और नीचे आने वाला है, ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ बनेगा एक्स क्यूब। लेकिन उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, क्योंकि 0 0 भी सेटिस्फाई करेगा एक्स क्यूब एंड 1 1 भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आप कहते हो कि अच्छा इसके बाद में और क्या आने वाला है, तो चलो और बना लेते हैं। इसके बाद में आपका x की पावर 4 आने वाला है। नाउ x की पावर 4 का भी सेम इशू है कि उसको x क्यूब के नीचे भी रहना है, लेकिन एंड पॉइंट्स पे जाके एकदम बराबर हो जाना है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे जाते जा रहे हो, आपके पास में जो एरिया बाउंडेड है ये कम होते जा रहा है। ये चीज आपको फील करनी है इस क्वेश्चन में। हम यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं चाहते हैं, ये चीज आपको फील करनी है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूं, एरिया बिटवीन द टू x की पावर n वाले कर्व्स स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। तो सबसे ज्यादा एरिया क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कहां पे बाउंड होने वाला है, सो वी नीड टू कंक्लूड इट राइट अवे कि यार ये तो एरिया यही होगा। जो सबसे पहले आपको x और x स्क्वायर के बीच में एरिया मिला है वही एक्चुअली मैक्सिमम एरिया क्रिएट करेगा, ठीक है ना। एंड दैट इज वेयर योर आंसर लाइज। आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक आपका यहाँ पर ये क्या है, अपर कर्व आपका x है, लोअर कर्व आपका x स्क्वायर है, बस इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। अगेन द सॉल्यूशन इज प्रीटी स्मॉल, बट इनिशियल इन्फरेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप कर क्या रहे हैं, आप यहाँ पे कौन से 2 कर्व्स का सिलेक्शन करने वाले हैं ताकि आपका मैक्सिमम एरिया बना रहे, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 से लेके 1 अगर आप लिमिट डालते हैं तो दिस बिकम्स 1/2 माइनस 1/3 विच इज बेसिकली 1/6 के बराबर, ठीक है ना। तो 1/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस वजह से बनता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो है, इफ f इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन 0 से लेके 1 एंड कैपिटल F B इज एंटी डेरिवेटिव। तो पहली बात तो बताओ एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है और इट्स का मतलब क्या है। f भाई इसका मतलब ये कहना चाहता है कि fx फंक्शन जो है इनडेफिनेट लैंग्वेज में अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो fx का इंटीग्रेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 है ना, जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है ना। इस तरह से जो हम यहाँ पे चीजें जानते हैं ऑलरेडी, वैसे कुछ यहाँ पर मान के चलो कि कहीं पर भी अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ दिखता है तो उसकी जगह आप कैपिटल एफ रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये केवल स्टेटमेंट का ही यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है कि इसका मतलब ये होता है, आपको पता है कि नहीं पता, ठीक है ना। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आगे चल के उसने एग्जैक्टली इंटीग्रेशन के अंदर एफ लिखा हुआ है। सो इंटीग्रेशन के अंदर कहीं पर भी अगर आपको एफ दिखता है तो इसको हम कैपिटल एफ लिख सकते हैं इनडेफिनेट की लैंग्वेज में, ये तो हमें पता ही है ना, यही तो इसने डेटा दिया हुआ है। तो आप इस इंटीग्रेशन की सिंप्लीफिकेशन को कैपिटल एफ लिखोगे, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेट के लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो लिमिट भी अप्लाई करोगे 0 से लेके 1, और अगर आप 0 से लेके 1 लिमिट अप्लाई करते हो तो अपर लिमिट डाल के यहां पर आ जाएगा f(1), लोअर लिमिट डाल के आ जाएगा f(0) एंड f(0) का वैल्यू उन्होंने यहां पे 1 हमें ऑलरेडी दे के रखा है, तो ये उस तरफ जाएगा तो आपका f(1) कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो इतना ही आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि आप ये समझें कि जब आपको कोई बोलता है कि एंटी डेरिवेटिव आपके किसी फंक्शन का अवेलेबल है, मतलब उसके इंटीग्रेशन के साथ में कभी भी कोई एक्सप्रेशन दिखेगा तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो उस गिवन फंक्शन के साथ में, ठीक है ना। ऑलराइट, सो यहाँ पे 2f(1) की आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फिर से आपके यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा का काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, है ना, बट काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। लेट ए बी ए नॉन जीरो रियल नंबर एंड आपका यहाँ पे एफ फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन जिसके अंदर डेरिवेटिव आपका कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स कोई एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट।
तो हम यहाँ पे g के ऊपर कमेंट करना है बेसिकली, है ना। सो gx फंक्शन क्या है आपका, gx फंक्शन है f के अंदर आपका 2a² x माइनस ax², राइट। सो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा पे कमेंट करना चाहता हूँ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कमेंट करना चाहता हूँ, मैक्स टू मैक्स, सो इन सभी चीजों के लिए मुझे डेरिवेटिव तो देखो चाहिए होगा, ठीक है ना। सो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे g का, मतलब g डैश x तो निकालना ही पड़ेगा। सो g डैश x कितना हो जाएगा, f डैश ऑफ दिस एक्सप्रेशन इनटू चेन रूल की वजह से अंदर जो एंटिटी दिया है उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है आपका, ये हो जाएगा 2a² माइनस 2ax, राइट। सो एट दिस पॉइंट हमें यहां पे क्या करना चाहिए, हमें यहां पे अपना जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन उसको अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। जैसे ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है, कैन आई रिप्लेस दिस विद समथिंग पॉजिटिव, कैन आई रिप्लेस दिस विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर जो भी कुछ हो, मैं जो भी यहां पे इनपुट डालूंगा, f डैश तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही बन रहा है, ये दिया हुआ है। सो लेट अस नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स, इसको पॉजिटिव मार्क करके रख लेते हैं, राइट। उसके साथ साथ क्या करते हैं, यहां से देख सकते हो आप कि 2a कॉमन निकाला जा सकता है, लेकिन 2a कॉमन निकालेंगे तो आप यहां पे रियलाइज करते हो कि आपको a माइनस x मिलेगा, विच इज नॉट अ गुड ब्रैकेट फॉर अप्लाइंग वेवी कर्व वाले साइन। तो साइन अप्लाई करते समय यहां पे क्लैरिटी या तो रखो, है ना, या फिर क्या करो, या फिर आप यहां पे -2a कॉमन निकालो, समझ रहे हो, क्या कॉमन निकालो, -2a कॉमन निकालो, ताकि आपका x माइनस a अंदर यहां पर ब्रैकेट बचने वाला है, राइट। सो आपके पास में यहां पे अभी क्या है, g का जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से अपना वैल्यू क्रिएट कर रहा है वो आपके सामने आ गया। तो ये जीरो कहां पे हो रहा है, ये तो क्लियर है कि यार ये a पे ही जीरो हो रहा है। मतलब इसने जो यहां पर सवाल पूछा है कि a पे क्या मैक्सिमा होगा, a पे मिनिमा होगा, है ना, a पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये सेंस बना रहा है क्वेश्चन इसका मतलब, ठीक है ना, क्योंकि a पे आपके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो रही है। लेकिन अब तीनों में से क्या हो रहा है, मैक्सिमा हो रहा है, मिनिमा हो रहा है, या फिर आपका साइन चेंज हो रहा है, या साइन चेंज नहीं हो रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। ये तीनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो डिफाइन कौन करेगा, जब मैं यहां पे नंबर लाइन के ऊपर अपने साइंस को मार्क करूंगा तभी यहां पर चीजें डिफाइन होने वाली हैं, राइट। सो लेट अस ट्राई एंड डू दैट, कि अगर ये मेरा नंबर लाइन है जहां पे a मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, सो a के राइट हैंड साइड में मेरे पास में प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा। नाउ ये वाला वैल्यू तो आपका प्लस साइन का ही बनने वाला है, इसलिए हमने इसको प्लस लिखा हुआ है। a के आगे ये वाला ब्रैकेट भी आपका प्लस साइन का बनेगा, लेकिन ये भी तो है साथ में। अब यहां पे नेगेटिव देखने से भी यहां पे क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि हमें एग्जैक्टली a के बारे में भी पता होना चाहिए कि a आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो इसलिए यहां पर केसेस में आप देख सकते हो कि आपको यहां पे a के साइन के बारे में भी इंफॉर्मेशन पहले से दी हुई है, ठीक है ना। सो लेट अस फर्स्ट इमेजिन कि हमने यहां पे लेट अस से a पॉजिटिव पकड़ के चला है। तो अगर आप a को पॉजिटिव पकड़ के चलते हो, ठीक है ना, तो यहां पे a पॉजिटिव है, -2a का वैल्यू इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी ऑलवेज, क्योंकि तो कांस्टेंट ही है ना। तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, बट दिस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी जो a के बाद में पॉजिटिव है। तो a के बाद में ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में जब ये दोनों जाएंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही नेगेटिव है अंडर दिस सिनेरियो, और ये हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करके ऑलरेडी नेगेटिव था बाहर, अब हम a के आगे बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस लोकेशन पे आपने नेगेटिव साइन मार्क करना है। जब मैं a के लेफ्ट हैंड साइड में आऊंगा तो ये जो अभी मैंने कवर किया है ये तो नेगेटिव ही है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, क्योंकि अभी हम a को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, राइट। सो ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, मतलब जिसको मैंने अभी कवर किया है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि मैं a के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा हूं, तो a से छोटी वैल्यू -a इज ऑल्सो नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज नॉट पॉजिटिव, तो यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा, राइट। सो अंडर द सिनेरियो कि a आपका ग्रेटर देन 0 है, आपको इस तरह का साइन मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव पहले मिल रहा है, बाद में नेगेटिव मिल रहा है, और बीच में a पे 0 तो है डेरिवेटिव आपका, ठीक है ना। सो हम क्या कह सकते हैं, यहां पे साइन चेंज तो देखो हुआ है, और किस तरह से हुआ है कि पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव था, मतलब चीजें इंक्रीज कर रही थी, पॉजिटिव डेरिवेटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव डेरिवेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऊपर गया फिर नीचे आया, अगर चीजें ऊपर जाके नीचे आ रही है मतलब जहां पे डेरिवेटिव 0 है वहां पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा। सो ये कॉम्बिनेशन एक बार ढूंढ के देखो, a ग्रेटर देन 0 अगर मैं मान के चलता हूं तो a पॉइंट पे मैक्सिमम मिलना चाहिए। ये a ऑप्शन के साथ में एकदम करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो a पे मिनिमा है, ये तो एकदम ही गलत हो गया, राइट। a पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखो साइन चेंज तो होगा, क्योंकि आपका यहां पर x - a वाला जो ब्रैकेट है वो 1 पावर के साथ में है, तो साइन चेंज तो होने ही वाला है।
अगर आपको लगता है तो आप इस a लेस देन 0 वाले ऑप्शन को भी क्लैरिटी के लिए एक बार जो है चेक करके देख सकते हो, एक अलग नंबर लाइन बना के, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एक अलग केस डिस्कस करूं आपके साथ में कि चलो ठीक है फिर से डिस्कस करते हैं, लेकिन a लेस देन 0 के लिए डिस्कस करते हैं। सो a अगर लेस देन 0 है तो सोचो क्या होगा। जैसे ही आपने बोला कि a लेस देन 0 है तो -2a पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब बाहर जो भी कुछ है वो पॉजिटिव है। तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, क्योंकि बाहर सब कुछ तो पॉजिटिव है। सो मतलब ये पॉजिटिव कहां रहेगा ब्रैकेट यहां पे, और ये नेगेटिव कहां रहेगा यहां पे। मतलब चीजें पहले डिक्रीज करेंगी फिर इंक्रीज करेंगी। तो ये मिनिमा वाला सिनेरियो है आपका। a लेस देन 0 के केस में मिनिमा लिखा हुआ अगर होता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता था, लेकिन मैक्सिमा लिखा है इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका। ये जो भी मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, इसकी कोई पावर करके अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो वो वैल्यू आपकी क्या बनेगी। सो वी नो द प्रॉपर्टी प्रीटी वेल कि आपका जो a की पावर k का डिटरमिनेंट है, a की पावर k का जो डिटरमिनेंट है वो a के डिटरमिनेंट की पावर k के बराबर होता है। सो अगर मैं a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। और a का डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट करना इस क्वेश्चन में काफी आसान है, क्योंकि आप कॉलम 2 के अबाउट यहां पे ओपन कर सकते हो। सो कॉलम 2 के अबाउट आप देख सकते हो कि आपके इसमें दो वैल्यूज तो जीरो ही है, मतलब ये जो बेसिकली आपका 1 है उसके साथ में जो को फैक्टर आ रहा है उसको अगर आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये लोकेशन कौन सी है आपकी, ये 2 वाली लोकेशन है। सो 2 वाली लोकेशन पे आपके यहाँ पे जो को फैक्टर है वो माइनर के बराबर है, मतलब बेसिकली कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मतलब 1 ही यहाँ पर आपका वैल्यू निकल कर आ रहा है। को फैक्टर की भाषा अगर आपको समझ में नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पे सॉल्व करते समय प्लस माइनस प्लस लेना सीखा है ना हमेशा, प्लस माइनस प्लस, या तो आप डायरेक्टली जैसे डिटरमिनेंट ओपन करते वैसे कर लो। कॉलम 2 के अबाउट मत करो, क्या होगा एक दो स्टेप ज्यादा लगेंगे, ठीक है ना। बट अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद दिस कंक्लूजन कि आपका यहाँ पे जो आंसर है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होने की वजह से 1 आ रहा है, ठीक है ना। मत ही लो लोड, मैं तो कह रहा हूं आप तो जैसे डिटरमिनेंट ओपन करते हो वैसे कर लो, आपको अल्टीमेटली यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा विच विल एंड अप विद अ प्लस साइन। लेकिन जिनको समझ में आती है बात उनको एक बार बताता हूँ कि देखो कॉलम 2 में यहाँ पर जो है ओपन करना डायरेक्ट है, ठीक है ना। कॉलम 2 में क्योंकि आपके इसमें यहाँ पे जो 1 है बस उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देखनी है, बाकी दोनों तो जीरो ही आएंगे। सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्लियरली नजर आ रहा है विच इज इक्वल टू 1, लेकिन 1 पे आपका साइन पॉजिटिव आएगा, मैं बताना चाह रहा था, जिसके लिए आप यहाँ पे ये टेबल पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के लिए इस्तेमाल होता है, सेकंड रो के लिए माइनस प्लस माइनस इस्तेमाल होता है, एंड थर्ड रो के लिए आपके यहाँ पे फिर से प्लस माइनस प्लस इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे सेकंड कॉलम के अबाउट ओपन कर रहे हैं, सो दीज आर द साइंस जो आपको अपने इनिशियल वैल्यूज के साथ में यूज कर लेना चाहिए अगर आप डायरेक्टली माइनर को यूज करते हैं तो, ठीक है ना। तो माइनस साइन तो 0 और 0 के साथ में जाके वेस्ट हो गया, 1 के साथ में वैसे भी प्लस साइन ही आना चाहिए था, तो प्लस 1 के साथ में जो भी आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में उसी से कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ। सो आपके यहाँ पे डिटरमिनेंट क्योंकि 1 के बराबर आ रहा है तो 1 की पावर k से फर्क नहीं पड़ता कितना है, जितना भी k है आपका आंसर तो हमेशा 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। एंड इफ यू डोंट लाइक दिस आइडिया, बिल्कुल मैं मानता हूं हो सकता है क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं होगा डिटरमिनेंट कॉलम 2 के अबाउट ओपन, तो मत टेंशन लो, कॉलम 1 के अबाउट आपने डिटरमिनेंट ओपन किया लाइफ में हर बार, ठीक है ना। अभी भी कॉलम 1 के अबाउट करो एंड गेट टू द आंसर 1, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ये अच्छा सवाल है ना। अगेन सवाल जो भी यहां पर आपको IIT के पेपर में दिख रहे हैं, राइट, ऑल दीज क्वेश्चंस आर इजी टू सॉल्व, 2-3 स्टेप क्वेश्चंस। लेकिन तब भी अच्छा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे थॉट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे वेक्टर्स को लेकर जो विजुअल एस्पेक्ट है वो क्लियर नहीं, तो ये सवाल आपको दिक्कत दे सकता है जैसे, ठीक है ना। 3 वेक्टर्स आपको पकड़ा दिए हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोकेशंस पे है ना x लिखा हुआ है, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट x इज, है ना। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच देयर इज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स a b एंड c। तो आपके इसमें 3 रैंडम डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स हैं और आपको चाहिए कि कम से कम एक वेक्टर तो ऐसा मिले जो तीनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको ऐसा कोई वेक्टर चाहिए जो तीनों के परपेंडिकुलर है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो तीनों वेक्टर्स एक सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है ना। तीनों ही अगर सेम प्लेन में लाई करने वाले आपके वेक्टर्स हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर को इमेजिन करूं, सो दैट नॉर्मल डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ऑल द 3 वेक्टर्स, ठीक है ना। ये तीनों के ही परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तीनों के परपेंडिकुलर यहां पर एक सिंगल वेक्टर बनाया जा सकता है, ऑलराइट। सो कंडीशन क्या है कि यार ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करें, एक प्लेन में लाई करें मतलब कोप्लेनर। और कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी क्या है कि आपका जो बॉक्स है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको बस इतना ही सॉल्व करना है कि आई जे के कोएफिशिएंट्स यहां पर जो है बस पिक कर लो। सो 1x2 उसके साथ में आ रहा है 1 2x एंड यहां पे आ रहा है आपका 2 1 एंड 3। इसका जो डिटरमिनेंट है ये 0 आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लैनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है ना। सो अगर ये वेक्टर्स कोप्लैनर है तो आपका काम हो जाएगा। इसको ओपन कर लो, इसको ओपन करते हो तो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 1 के साथ में 6 - x, फिर आ जाएगा -x के साथ में आपका 3 - 2x एंड साथ में आ जाएगा 2 के साथ में आपका -3, है ना। ये 0 होना जरूरी है, राइट। सो इसको ओपन कर देते हैं, 6 - x आएगा, फिर यहाँ पे -3x एंड प्लस 2x स्क्वायर आएगा एंड उसके साथ में -6 = 0 है। सो 6 एंड 6 यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा एंड 2x स्क्वायर -4x = 0। तो 2x कॉमन निकाल के हमारे पास में इसका मतलब फैक्टराइजेशन कंप्लीट करके दो आंसर्स क्लियरली नजर आते हैं। या तो आप x को 0 ले सकते हो या फिर आप x को 2 ले सकते हो। दोनों ही केसेस में आप क्या बना पाएंगे, डिटरमिनेंट को 0 बना पाएंगे, और डिटरमिनेंट को 0 बना पाएंगे मतलब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। कंसिडर द टेंजेंट लाइंस टू द सर्कल दिस at point P which is 1, 0 and the point Q which is that particular point 1/√2 1/√2. If R is the point of intersection of these two tangents then angle PRQ कितना होना चाहिए, राइट। सो ये सवाल आपका इजी है अगर आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर लेते हो तो, राइट। ज्यादा टेंजेंट वेंजेंट लिखने की कोशिश अगर नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है एक्चुअली, ठीक है ना। अगर लिख लोगे तो भी आंसर तो आएगा उससे भी, है ना, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा आसान तरीका क्या होना चाहिए वो आपके साथ में शेयर करता हूं। देखो आपको क्या बोला है, क्योंकि आपकी लोकेशंस बहुत अच्छी है टेंजेंट की। पॉइंट क्या है कि आपके टेंजेंट की लोकेशंस बहुत प्यारी है। आपके इसमें जो सर्कल है दैट इज x² + y² = 1, तो आपके यहाँ पे जो 1, 0 ये x एक्सिस वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही है। वहां से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो एक वर्टिकल टेंजेंट ही तो बनने वाली है ना। यहां से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो एक वर्टिकल टेंजेंट इस तरह से आपको मिलने वाली है, ठीक है ना, करेक्ट। फिर आपको यहां पर जो पॉइंट अगला दिया है Q, वो पॉइंट कहां लोकेटेड है, वो पॉइंट एक्चुअली x = y पे लोकेटेड है ना, y = x, क्योंकि दोनों बराबर दिख रहे हैं ना 1/√2 1/√2। सो 1/√2 1/√2 डेफिनेटली लाइज ऑन दिस सर्कल बट ऑल्सो ऑन y = x। सो y = x पे अगर आप यहां पे कोई भी पॉइंट अगर ढूंढ रहे हैं एंड उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट बना रहे हैं, राइट, तो टेंजेंट कहीं इस तरह से आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या, 1, 1 पे टेंजेंट बना के ऐसी कुछ आपकी जाने वाली है। 1, 1 नहीं सॉरी 1/√2, 1/√2, राइट। सो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है वो हमें दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। इट इज समवेयर हियर, राइट। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट R है, ये हमारा पॉइंट Q है एंड ये हमारा पॉइंट P है। सो हमें जो एंगल निकाल के बताना है दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट एंगल इज बेसिकली PRQ एंगल आपको निकालना है। सो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक सिंपल सा काम करो, बस इसको ज्वाइन कर लो ओरिजिन से, क्योंकि अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हो तो आपके इसमें ये जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर बन रहा है OPRQ, दिस कोऑर्डिनेटर शुड सेटिस्फाई द एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब सारा का सारा आपके यहां पर जो एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंड वी कैन वेरी इजिली डिकोड ऑल द एंगल्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आपका जो P पे एंगल बन रहा है अंडर दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटरल, जो आपका P पे एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री क्योंकि ये टेंजेंट है। Q पे जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री क्योंकि ये टेंजेंट है। एंड और Q को जो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था ये आपने ऑलरेडी सोच रखा है ना कि y = x पे लाई करने वाला पॉइंट है आपका, मतलब ये एंगल आपका 45 डिग्री है। सो अगर यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 यहाँ पे 45 कवर हो चुका है तो R पे कितना बचेगा, 135 डिग्री बचेगा आपका, है ना, क्योंकि टोटल 360 आपका सम करना जरूरी है। सो यहाँ पे 135 डिग्री बेसिकली इसका मतलब आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। कोई यहाँ पर जो है इक्वेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। 3π/4 आपका क्या है 135 डिग्री का ही बेसिकली रेडियन इक्विवेलेंट है, राइट। सो जस्ट बाय लुकिंग एट द फिगर ऑल्सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज द पॉइंट्स आर प्रीटी इजी। यही अगर आपने पॉइंट अगर हिला दिए होते कहीं और दिया होता तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख के फिर यहाँ पे आगे कुछ करने की कोशिश करते हैं, राइट। या एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप यूज करते हैं, टेंजेंट्स के स्लोप को निकालते हैं, है ना, कि पहले वाले का स्लोप निकाल ले दूसरे वाले का स्लोप निकाल ले, फिर tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2 का मॉड, उस फॉर्मूले से हम यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ आई थिंक द क्वेश्चन वाज स्ट्रक्चर्ड, लेकिन फिगर से इजीली सॉल्व हो रहा है तो दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दैट सेम क्वेश्चन, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, फंक्शन दिया है इंक्रीज डिक्रीज, फिर से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। मतलब एओडी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसके पहले भी आपने यहाँ पे 25, 24, 23 के अगर सॉल्यूशंस देखे हैं देन यू नो कि यार आपके यहाँ पे मोनोटोनिसिटी वाला जो सेक्शन है एओडी के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा पूछा जा रहा है। एक ही पेपर में 2-2, 3-3 सवाल भी आपके यहाँ पे मोनोटोनिसिटी बेस्ड आ रहे हैं, राइट। इस पर्टिकुलर पेपर में फिर से आप देख रहे हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कहीं ना कहीं बात है। तो
इसको अच्छे से यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट करो कि आपको आने वाला है। हालांकि क्योंकि सिंपल डिस्कशन से तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, बट जस्ट कीप इन माइंड की चीज़ें पूछी जा रही। तो 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर माइनस 30x एंड प्लस 36, ये क्या किया है मैंने, डेरिवेटिव निकाला है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात चल रही, तो डेरिवेटिव के एनालिसिस से ही तो आंसर आएगा। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन निकालोगे तो आपको यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मिलेगा। एंड इसको अगर आप फर्दर फैक्टराइज करते हो तो ये x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 आपका बनता है। सो इफ आई हैव टू स्टडी द साइन चेंज, तो आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं कहाँ पे, नंबर लाइन के ऊपर 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। एंड काफी स्टैंडर्ड आपका वेवी कर्व का डिस्कशन है, तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से मार्क हो जाएगा। एंड अगर आपको प्लस माइनस प्लस पता है कि डेरिवेटिव कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो ये क्या इंडिकेट करता है ना, सीधी सीधी यही इंडिकेट करता है कि इंक्रीज कहाँ कर रहा है, डिक्रीज कहाँ कर रहा है और इंक्रीज कहाँ कर रहा है। ठीक है ना। सो आप इंटरवल चेक कर लो, 0 से लेकर 2 में इन्होंने कहा है कि ये इंक्रीज करेगा, बिल्कुल ठीक है, 0 यहाँ पर है, 0 से लेकर 2 में ये इंक्रीजिंग वाला सेक्शन ही आपका बन रहा है। ठीक है ना। -3 से लेकर 0 कहाँ है, और उस तरफ है -3 से लेकर 0। ठीक है ना। बट दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग वाला ही इंटरवल, तो डिक्रीजिंग गलत लिखा हुआ है। 2 से लेकर 3 इज क्लियरली डिक्रीजिंग, जहां पे उन्होंने इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। एंड 3 से लेकर इन्फिनिटी इज क्लियरली इंक्रीजिंग, जहां पे उन्होंने डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये तीनों ही आपके एक्चुअली गलत कॉम्बिनेशंस बना के लिखे हुए इंटरवल्स हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, दिस क्वेश्चन अगेन लुक्स गुड, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बस विश्वास रखिए कि आपको यहाँ पे सवाल अल्टीमेटली सॉल्व होने के लिए ही बनते हैं, आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। राइट। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, हमें यहाँ पर पता है कि 0 से लेकर 100 तक अगर मुझे जाना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो पैटर्न डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे GIF को स्प्लिट करना पड़ेगा। राइट। GIF को मुझे यहाँ पर जो है अलग अलग इंटरवल में लिखना पड़ेगा कि कब इसकी वैल्यू 1 है, कब इसकी वैल्यू 2 है, कब इसकी वैल्यू 3 है। वही यहाँ पर लॉजिक इस्तेमाल किया जा सकता है। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू ब्रेक इट इनटू 100 डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है ना। सो 1 से लेकर 2 तक ब्रेक करेंगे अगर, सो 1 से लेकर 2 में GIF की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पे अब 1/x का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो, है ना। दैट इज द रीजन कि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, कि ब्रेक करने के बाद जो क्लैरिटी मिलती है वो एक सिंगल इंटीग्रल में नहीं मिल पाती है। अगर मैं 2 से लेकर 3 तक जा रहा हूं तो ये क्लियर है कि GIF की वैल्यू आपकी 2 के बराबर ही होगी। अगर मैं 3 से लेकर 4 तक जा रहा हूं तो क्लियर है कि GIF की वैल्यू आपकी 3 के बराबर ही होने वाली है। राइट। सो ये 3/x का इंटीग्रल आ जाएगा, और इस तरह से करते 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 लास्ट जो आपको यहां पर जाएगा दैट वुड बी फ्रॉम 99 से लेकर 100, एंड वहां पे हमें क्लैरिटी है कि इसमें वैल्यू आपकी 99 ही होगी। राइट। सो ये 99/x का इंटीग्रेशन बेसिकली हम कर सकते हैं। नाउ एवरीथिंग इज बेसिकली कांस्टेंट निकाल के 1/x का इंटीग्रेशन मतलब log x बनेगा सब जगह। ठीक है ना। सो पहले वाले में जो आपका यहाँ पे ln x बन रहा है उसके ऊपर लिमिट जाएगी 1 से लेकर 2 तक। सेकंड वाले में 2 कॉमन निकाल के ln x के ऊपर लिमिट जाएगी 2 से लेकर 3 तक। यहाँ पे 3 कॉमन निकाल के ln x के ऊपर लिमिट जाएगी 3 से लेकर 4 तक। ऐसा करते करते यहाँ पे 99 कॉमन निकाल के ln x के ऊपर लिमिट जाएगी 99 से लेकर 100 तक। Now what does this mean? अगर मैं यहाँ पे अपने लिमिट को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास में देखो क्या क्या आ रहा है, मेरे पास में ln2 माइनस ln1 आएगा विच विल बी 2/1। फिर मेरे पास में 2 टाइम्स ऑफ ln3 माइनस ln2 आएगा विच इज ln ऑफ 3/2। मेरे पास में यहाँ पे ln ऑफ 4 माइनस ln ऑफ 3 आएगा विच इज ln ऑफ 4/3, है ना। सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। और वैसे लास्ट वाले को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ln के अंदर 100/99। राइट। नाउ इफ आई वांट टू मर्ज दिस इनटू अ सिंगल ln तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे हर एक पावर को, हर एक बेसिकली प्रोडक्ट को पावर में भेजना पड़ेगा। ये जो सारे मल्टीप्लीकेशन में आपको वैल्यूज नजर आ रहे हैं इनको पहले पावर्स में भेजो। राइट। सो आपके इसमें क्या हो जाएगा, log ऑफ समथिंग प्लस log ऑफ समथिंग प्लस log ऑफ समथिंग, तो एक सिंगल लॉग में इसको मर्ज किया जा सकता है। सो सिंगल लॉग के अंदर क्या होगा, सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगी। सो यहाँ पे वैल्यू है आपकी 2/1, इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या चला गया है 3² उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या चला गया 4³ है ना। इस तरह से चीजें मल्टीप्लिकेशन में जाती जा रही हैं, और लास्ट में क्या हो गया है 100⁻99/99। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द फाइनल कंप्रेस्ड वर्जन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 2 देखो किस तरह से अपना जो है कैंसिलेशन के बाद में वैल्यू लीव करता है, कि यहाँ पे 2⁻1 है, यहाँ पे 2⁻2 है, तो एक 2 नीचे बचेगा। यहाँ पे 3⁻2 है, यहाँ पे 3⁻3 है, तो यहाँ पे एक 3 नीचे बचेगा। वैसे यहाँ पे एक 4 नीचे बचेगा। ठीक है ना। ऐसा करते 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 यहां से जब चीजें कैंसिल होंगी तो यहाँ पे एक 99 बचेगा। पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा आपको, पैटर्न देखना है। वी कैन नॉट बी राइटिंग एवरी टर्म ओवर हियर। पैटर्न नोटिस करो कि ये इसके साथ में जब मर्ज होता है ना, तो इन दोनों को साथ में अगर आप देखते हो तो नीचे वाला टर्म पहले कैंसिल हो जाता है पीछे वाले टर्म के साथ में, और यहाँ पे जितनी पावर है उसके साथ में यहाँ पे एक वैल्यू बच जाती है उसकी।
है ना, सारी सब कुछ कैंसिल करके एक वैल्यू बचती है, ठीक है ना। वैसे इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन में देखते हो तो इसके पहले वाले के साथ में कैंसिलेशन कैसे हो रहा है, नीचे वाले का कैंसिलेशन हो रहा है, एंड जो भी नीचे वाली वैल्यू वो एक बच जाती है, बाकी सब कुछ कैंसिल होता है। तो इसके पहले वाली जो भी वैल्यू होगी, है ना, वो हमने लिखी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते तो क्या होता, ये जो भी है इसके पहले वाले न्यूमरेटर के साथ में कैंसिल होता, क्योंकि इसका न्यूमरेटर तो और पहले कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर सॉरी, इसका डिनोमिनेटर तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, अब इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ में कैंसिल होगा, ठीक है ना, और एक 99 आपका बचना चाहिए। सो व्हेन यू लुक एट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि भाई अब ओवरऑल न्यूमरेटर में आपके इसमें 100 की पावर 99 को कोई हाथ नहीं लगा पाया, है ना, वो वैसा का वैसा रह गया। एंड नीचे वी हैव एवरीथिंग फ्रॉम 99 से लेके 1 इन मल्टीप्लीकेशन विच इज 99 फैक्टोरियल। डन है, क्या है ये 99 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। एंड इफ यू कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पीवाईक्यू डिस्कशन, तो यहाँ पर आपका एक अच्छा सवाल यहाँ पर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है, ठीक है ना। यूजुअली वी गेट क्वेश्चंस जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, यहाँ पे क्रिएशन का आपका सवाल पूछा गया है, बट अगेन रिलेटिवली ये सवाल वैसे आसान होता है एज कंपेयर टू सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास में y ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करेंगे यहाँ पे y डैश निकालेंगे। y डैश निकालने के लिए जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो जब ये वाला ब्रैकेट डिफरेंशिएट हो रहा है, सो अल्फा ई रेज टू एक्स बनेगा, लेकिन जब ब्रैकेट को अभी हमने हाथ नहीं लगाया है, ई रेज टू एक्स को डिफरेंशिएट किया है प्रोडक्ट रूल के अंडर, सो ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही आएगा। एट दिस पॉइंट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली रिप्लेस दिस क्वांटिटी विथ y, you can replace this quantity with y, right? So this can be considered as your first equation, and the simplified version over here, y dash is equal to alpha e raised to x plus y, this can be considered as your second equation. और मुझे ये पता है कि मेरे पास में अल्फा और बीटा दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो मेरा आंसर जो आना चाहिए, इनफैक्ट ऑप्शंस में भी देख के पता चल रहा है कि डबल डेरिवेटिव में आना चाहिए आपका ऑप्शन, ठीक है ना। आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, मतलब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। अगर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आई गेट y डबल डैश ओवर हियर, यहां पे आएगा अल्फा ई रेज टू एक्स, क्योंकि ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन होने वाला है बस, और यहां पे y डैश आएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। अब मुझे कुछ भी करके यहां पे अल्फा को रिप्लेस करना है इस तरीके से कि यार मेरे पास में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फाइनल आंसर में नहीं दिखाई दे। सो अल्फा ई रेज टू एक्स का रिप्लेसमेंट क्या होगा, आई गेस एवरीबॉडी कैन सी प्रीटी क्लियरली कि यार ये आपका क्या होना चाहिए, डायरेक्टली y डैश माइनस y के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है ना। सो बस यही आपका लास्ट स्टेप बनता है इस क्वेश्चन में कि रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा ई रेज टू एक्स क्या होगा। ध्यान से देखो, अल्फा ई रेज टू एक्स यहां पे रिप्लेस करना चाहता हूं, जिसकी वैल्यू y डैश माइनस y के बराबर है, ठीक है ना। तो आपको जो y डबल डैश है ये कितना आ जाएगा, y डैश माइनस y आफ्टर रिप्लेसमेंट, एंड देन उसके साथ में y डैश लिखा हुआ है। सो दो y डैश और एक माइनस y, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे सो माइनस 2y डैश बनेगा एंड प्लस y आपको मिलेगा, दैट गिव्स अस द फाइनल आंसर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनता है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये करना होता है आपका यहाँ पर जो नॉलेज अगेन टेस्ट किया जा रहा है। जिन बच्चों ने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है उनके लिए बड़ा ऑब्वियस है कि यार आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपके फाइनल आंसर में नहीं दिखने चाहिए, ठीक है ना। एंड हमें कहाँ तक डिफरेंशिएट करना है वो भी हमें क्लियर होता है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उतने लेवल तक आपको डिफरेंशिएट करना ही होता है, राइट। दैट्स इट। एंड इतने ही आपके यहाँ पे 15 सवाल हैं, हर एक पेपर में आपके 15-15 सवाल आ रहे हैं। हमने यहाँ पे अभी 4 पेपर डिस्कस कर दिए हैं, तो आपके इसमें यहाँ पे 60 क्वेश्चंस का डिस्कशन इसका मतलब ऑलरेडी हो चुका है, 22, 23, 24, 25, ठीक है ना। 60 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं आपको एटलीस्ट एक आइडिया लेने के लिए कि आपके जो सवाल हैं, है ना, वो आपको इजी लग रहे हैं या कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, या अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो किस टॉपिक की प्रैक्टिस आपने करना चाहिए। सो आई थिंक दिस एक्सरसाइज विल हेल्प डेफिनेटली द स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली अपनी यहाँ पर जो है तैयारी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आईआईटी को टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने पीवाईक्यूज को तो अच्छे तरीके से देखना ही चाहिए। साथ में टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज एटलीस्ट आप यहाँ पे हर एक एग्जाम की डेफिनेटली दें। आपका सिलेबस सेम हो सकता है, लेकिन जो एग्जाम का फील होता है, जो एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, जो उसके कट ऑफ्स होते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हर बार चेंज होती रहती है, ठीक है ना। ये चीज़ आपने फील किया है बोर्ड्स, उसके बाद में जेई मेन, उसके बाद जेई एडवांस के अंदर, ठीक है ना, कि आपके जो भी ये सब एग्जाम्स हैं, सिलेबस तो सब में वही आ रहा है, 11-12 के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन हर एग्जाम का फ्लेवर थोड़ा थोड़ा अलग होता है। यही अगर आप वेस्ट बंगाल जेई की बात करते हो, डब्ल्यूबी जेई की, एमएचटी सीटी की बात करते हो, केसीईटी की बात करते हो, हर एक जगह आप यहाँ पे देखोगे कि थोड़ी थोड़ी फील यहाँ पे चेंज होती रहती है, ठीक है ना। सो वी वांट टू बेसिकली बी अवेयर ऑफ दो चेंजेस जो हम एग्जाम टू एग्जाम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। दैट्स वाई प्रिपरेशन लेवल पे
आप यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली तो मेरे ख्याल से रेडी होंगे ही होंगे, ठीक है ना। बायो का बहुत ज़्यादा वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन थोड़े बहुत देख के जा सकते हो, जो बेसिकली टेस्ट सीरीज में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं या फिर PYQs में देखने के लिए मिल जाते हैं, उतने देखो एंड देन एक्सपेक्ट करो कि आपके यहाँ पर जो है थोड़ी किस्मत अच्छी रहेगी तो आपको 2-4-5 सवाल एड्रेस करते आ जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज फॉर जेई के स्टूडेंट्स, है ना। ऐसे ही बेसिकली नीट के बच्चे सोचेंगे कि यार मैथ्स के 2-4 सवाल अगर उनसे बन जाते हैं तो बढ़िया है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट इज देयर, द गेम इज दिस, है ना, कि किसको ज़्यादा फायदा उठाते आता है। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं यहाँ पर अपने अगले वीडियो में एंड होपफुली आपके यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अब IIT का धीरे धीरे अच्छे तरीके से बिल्ड हो गया है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।